आज हम आपको बता रहे हैं जीव विज्ञान के पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसका VVI प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है पूछेगा। इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या कहता है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यानी इसको कहने का मतलब है कि हमारा मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है। यानी मानव का शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से होकर के मिल करके बना हुआ है। मानव हो गया, पक्षी हो गया, यानी कि बहुत सारे चीज़ है जिसका शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। जितने भी जीव हैं, जानवर, जीव जंतु, पक्षी, ये सभी का शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, मानव हम ले लेते हैं आदमी को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए विसरण अपर्याप्त होता है। अपर्याप्त के मतलब विसरण की क्रिया द्वारा वह अधिक सांस यानी अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो कैसे हम जानते हैं क्यों नहीं कर सकता है? विसरण की क्रिया द्वारा प्रश्न कहता है कि बहुकोशिकीय जीव जो है विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है अच्छी तरह से, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना प्राप्त क्यों नहीं कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं क्योंकि विसरण की क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति जो होती है बहुत धीमी होती है और कम होती है। और मानव को, बहुकोशिकीय जीवों को कम ऑक्सीजन से काम नहीं चलता है, कम ऑक्सीजन से काम नहीं चलता, उसके लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए विसरण में ऑक्सीजन की क्रिया काफ़ी धीमी होती है और कम होती है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों को विसरण की क्रिया अपर्याप्त होता है। ऑक्सीजन के लिए विसरण की क्रिया अपर्याप्त होता है। प्रश्न क्या कहता है वो आप पहले समझिए। प्रश्न कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव मतलब आप दिमाग में बैठा है कि आदमी, जीव जंतु सभी होता है, आदमी को ध्यान में रखिए। बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए विसरण अपर्याप्त है, माने विसरण के द्वारा ऑक्सीजन अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होगा। क्यों? तो क्या कहेंगे, क्योंकि विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन जो होता है बहुत धीमी गति से प्राप्त होता है और कम होता है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्रिया में विसरण अपर्याप्त है। लाइट कट गया फिर से। क्या कहें, लाइट का प्रॉब्लम अपर्याप्त होता है। देखते हैं लाइट आती है उसके बाद आपको अच्छा से होगा। फिर देखिए ये हो गया, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं विसरण की क्रिया द्वारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि विसरण में बहुत कम ऑक्सीजन प्राप्त होता है और धीमी होता है। इसीलिए विसरण की क्रिया जो होता है बहुकोशिकीय जीव में माने अपर्याप्त होता है। वही लिख दे, हम जानते हैं कि विसरण में ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफ़ी धीमी और कम होती है। हम जानते हैं कि विसरण में ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफ़ी धीमी और कम होती है, जिसके कारण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। माने विसरण में ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफ़ी धीमी और कम होती है, जिसके कारण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त होती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, जैसे मानव, आदमी सजीव है। लाइट आ गई। कोई वस्तु सजीव आप कैसे जानिएगा? प्रश्न कहता है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है ये जानने के लिए हम क्या चीज़ इसमें देखेंगे? बात लाइट का क्या हो रहा है आज? कोई वस्तु सजीव है ये जानने के लिए हम क्या चीज़ से देखेंगे, किस मापदंड का उपयोग करेंगे, क्या चीज़ से देखेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम
निम्न मापदंड का उपयोग करें। कौन कौन सा मापदंड? भोजन, सजीव भोजन करता ही है। जीव जंतु पेड़ पौधा ये सारे सजीव होते हैं, ये भोजन करता ही है। ये मारकर निर्जीव है, ये भोजन नहीं करता है, इसीलिए निर्जीव हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग सजीव हैं। जनन, सर्दी हो गई आज। जनन करना चाहिए। जो वस्तु जनन करता है, जनन के मतलब कि अपना संतान उत्पन्न कर सकता है, जन्म दे सकता है किसी को। पेड़ पौधा भी देखते हैं, पेड़ रहता है, उसके बगल से एक नया पेड़ उसका मने हो जाता है, उसका जड़ से निकल जाता है ना, तो वो जनन करता है। तो भोजन करता है, जनन करता है, स्थिति बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वो सारे सजीव होते हैं। तो कहिए कि सर पेड़ पौधे सजीव है ये कहते हैं, लेकिन वो तो स्थिति नहीं बदलता है। तो बाबू वो भोजन तो करता है ना, जनन तो करता है ना, सांस तो लेता है ना, सांस लेता है, ये भी लिख दीजिए, सांस लेता है, सांस लेता है। तो यही चीज़, ये चीज़ सब होना चाहिए, तो हम जान जाएंगे कि क्या है, वस्तु सजीव है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए क्या करते हैं, तो यही भोजन वस्तु सजीव है, ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि वस्तु भोजन करता है कि नहीं, जनन करता है कि नहीं, स्थिति बदलता है कि नहीं, सांस लेता है कि नहीं। अगर ये सारा कुछ करता है तो क्या है, वस्तु सजीव है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन चलने के लिए, आपका जीवन चल रहा है, इतना बड़ा, इतना छोटा थे, इतना हुआ, इतना हुआ, इतने हुए, यानी आपका जीवन चल रहा है। पेड़ पौधा का जीवन चल रहा है, जितने भी जीव जंतु है, ये सब का जीवन क्या है, चल रहा है। तो उसके लिए आवश्यक क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? आपका जीवन चल रहा है, इसके लिए आवश्यकता क्या है? तो जीवन चल रहा है, इसके लिए आवश्यकता होता है पोषण, पोषाना चाहिए। पोषण की मतलब यानी कि भोजन वगैरह मिलना चाहिए, श्वसन भी होना चाहिए। भोजन मिलेगा, सांस नहीं लीजिए तो क्या जिंदा रहिएगा? नहीं। उत्सर्जन होना चाहिए, यानी कि उसका क्या होता है, वृद्धि होना चाहिए। परिवहन होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप हर कुछ करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो एक ही जगह रहिएगा तो आप अरे बोरने हो जाइएगा। एक ही जगह पे है, परिवहन नहीं माने आप अजीब नहीं, जीवन चलेगा क्या उससे? नहीं चल सकता है। तो ये सब जीवन के अनुरक्षण के लिए ये सब आवश्यक है। तो इसको 2 बार आप देखिएगा तो आराम से हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवन में, ठीक है, प्रश्न पहला, बहुकोशिकीय जीवन में ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त? अपर्याप्त के मतलब होता है काफ़ी नहीं होता। तो बहुकोशिकीय जीवन में विसरण क्यों अपर्याप्त होता है? क्योंकि विसरण में ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति जो होती है धीमी होती है और कम होती है, इसीलिए वो अपर्याप्त होता है बहुकोशिकीय जीवों में। हो गया, इसको 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाए। अब अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर का, 4 नंबर, इसको नोट कर लेंगे। क्या है अगला प्रश्न? स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो स्वपोषी, स्व माने स्वयं, स्व माने स्वयं, तो क्या होता है इसमें देखिए, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, में अंतर बताएं। तो स्वपोषी मतलब स्वयं पोषाता है, माने स्वयं पोषाता माने अपने आप भोजन प्राप्त करता है। विषमपोषी माने विषम मतलब दूसरा पर निर्भर रहता है। तो प्रश्न कहता है, आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा ज़्यादातर कि प्रश्न क्या कहता है और उसका जवाब किस प्रकार से लिखना है। तो पता चलेगा, कभी कभी आपको आता रहेगा प्रश्न, उत्तर आता रहेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये उत्तर हम किस प्रश्न में देंगे। तो प्रश्न ही रहेगा ना आपको एग्जाम में, तो प्रश्न से उत्तर देने का आप कोशिश कीजिए। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्व बनाता है। विषमपोषी, पोषी माने होता क्या है, पोषाना। तो क्या लिखा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वे स्वपोषी, और जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहता है विषमपोषी। क्लियर? स्वपोषी क्या कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषमपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। क्लियर हो गया? इसमें निर्भर रहता है। 5वां, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए माने प्रकाश संश्लेषण, पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए पौधा जो है
वो जो कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ये सब आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से प्राप्त करता है। वातावरण माने क्या? वातावरण क्या होता है? अरे पूरा हमारा वातावरण, पूरा एकदम इन्वायरमेंट, उससे हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेता है, पौधा प्राप्त कर लेता है, और भूमि से जल प्राप्त कर लेता है, और सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला है, क्लियर हुए? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची प्रकाश संश्लेषण, पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सामग्री लगता है, आवश्यक जो उसको ज़रूरत की चीज़ होता है, वो पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल भूमि से, प्रकाश सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? वातावरण से। जल कहाँ से प्राप्त कर लेता है? भूमि से। और प्रकाश कहाँ से प्राप्त कर लेता है? सूर्य से। पाचक एंजाइम क्या है? पाचक माने क्या होता है? पचाने वाला। पाचक एंजाइम क्या होता है? का क्या कार्य है? उसका काम क्या है? तो पचाने का काम होता है पाचक एंजाइम। पाचक से ही प्रश्न क्या कहता है? पाचक एंजाइम, उसी से पता चलता है कि उसका कार्य क्या होगा। पाचक का काम क्या होता है? पचाने का ना, तो वही होता है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ को पचाने का, भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करता है पाचक एंजाइम। जैसे उसमें बहुत सारा पेप्सिन, बहुत सारा एंजाइम हमारे शरीर में पाया जाता है, तो उसकी सहायता से हम अपना भोजन पचाते हैं। हम भोजन जो करते हैं, हम कोई भी भोजन करते हैं, उसमें क्या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो सारा चीज़ पाचक एंजाइम की सहायता से शरीर में लगता है पच करके। नहीं, भोजन हम करते हैं लेकिन वो सारा पचता है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे शरीर में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता तो फिर भोजन पचता नहीं, और ये प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में लगता नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। किसी किसी को पाचक एंजाइम कम हो जाता है। पाचक एंजाइम कम हो जाता है, उससे क्या होता है? उसका शरीर में क्या होता है कि भोजन पचता नहीं है, और शरीर में बहुत सारे रंग के प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? शरीर में भोजन को पचाना। भोजन के रूप में क्या क्या, भोजन में क्या क्या चीज़ें होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसी को पचाने का काम पाचक एंजाइम करता है। अब इसको 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। रिवाइज कीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? देखिए, कहता है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? आमाशय का मतलब होता है पेट। आमाशय का मतलब होता है ये पेट जो है उधर, उसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। उसका भूमिका क्या होता है? उसका क्या काम होता है? हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसका भूमिका क्या होता है? उसका क्या काम होता है? तो हमारे शरीर में उपस्थित अम्ल भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीव को मारता है। हम भोजन जो करते हैं ना, कोई भी भोजन करते हैं, उसमें छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं। तो भोजन, तो छोटे कीटाणु को उस भोजन से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। दूध में भी कीटाणु, छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। दही में सूक्ष्म जीव होते हैं। उसका जितना भोजन हम करते हैं ना, सभी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं। अगर हमारे आमाशय में, उदर में, पेट में अगर अम्ल नहीं होगा तो फिर वो सूक्ष्म जीव को वो सूक्ष्म जीव मरेगा नहीं। अब नहीं मरेगा तो हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जो अम्ल होता है वो सूक्ष्म जीव को मारता है। अम्ल होता है, अम्ल सूक्ष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे मैं मान लीजिए कभी कभी हम खाना खाते हैं तो उल्टी होता है, तो कैसे एकदम लचीलापन, कुछ अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर को, हमारे भोजन को लचीला ही बनाया जाता है, जो हमारे शरीर अब एकदम पानी के जैसा होता है। अम्ल क्या होता है? अरे पानी ये द्रव होता है ना। अम्ल क्या होता है? द्रव होता है, जो हमारे शरीर में विद्यमान होता है, और उसका काम क्या होता है? सूक्ष्म जीव को मारना। तो प्रश्न क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे शरीर में अम्ल
भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीव को मारता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीव को मारता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, माने श्वसन के लिए, श्वसन से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। श्वसन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, यानी कि श्वसन जो है जलीय जीव में अधिक होता है कि स्थलीय जीव में होता है। स्थलीय जीव जंतु, स्थलीय जीव का मतलब क्या, जीव जंतु जो स्थल पर रहता है, भूमि पर रहता है। और जलीय जीव के मतलब क्या होता है, जो जल में रहता है। तो जलीय जीव की अपेक्षा ना स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद होता है। क्यों, आइए बताते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद है। हम प्रश्न ही लिखे हैं, इसीलिए हम किसी भी प्रश्न का उत्तर उसी टाइप से लिखते हैं कि आपको प्रश्न देख करके आप उत्तर लिखने का कोशिश कर लें। इसीलिए देखिए ये प्रश्न ही है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव क्यों किस प्रकार लाभप्रद है, तो हम लिख दिए अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद है। क्यों, अब कह देंगे, ये प्रश्न था, अब उसी से हम उत्तर कह देंगे, उसी में मिलाए कह देंगे। जलीय जीव कैसे श्वसन प्राप्त करता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करता है, लेकिन स्थलीय जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जलीय जीव बाहर आके तो सांस नहीं ले सकता है ना, जल में होता है ऑक्सीजन, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसी से जलीय जीव अपना श्वसन प्राप्त करता है। लेकिन स्थलीय जीव वायुमंडल से अपना ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और जल में कम ऑक्सीजन पाया जाता है और वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसीलिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव श्वसन के लिए अधिक लाभप्रद है। जलीय जीव की अपेक्षा, देखिए एक बार आंख बंद करके या मन में बोलिए दो बार, जलीय प्रश्न क्या है, जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव श्वसन के लिए किस प्रकार लाभप्रद है। तो उत्तर कहिएगा, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, स्थलीय जीव स्थल वातावरण से अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और स्थल पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव क्या होता है, अधिक लाभप्रद होता है श्वसन के लिए। बात समझ गए, दो बार बोलिए, जल में कम ऑक्सीजन होता है इसीलिए जलीय जीव को कम ऑक्सीजन मिलता है, स्थल पर यानी स्थल का मतलब है वातावरण, उस पर अधिक ऑक्सीजन होता है, इसीलिए स्थलीय जीव को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को अधिक ऑक्सीजन मिलता है, अधिक लाभप्रद होता है। क्लियर हो गया, दो बार बोलिएगा, दो बार प्रश्न को पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। क्या कहें, कैमरा अच्छा से सेट नहीं हो पाता। क्या है, देखिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का मतलब कि सांस लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड माने कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम, तो उसका परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। मनुष्य में जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। वो श्वसन होता कैसे है, यह प्रक्रिया कैसे होता है, फेफड़े द्वारा संपन्न होती है। हम जो भी सांस लेते हैं कैसे लेते हैं, फेफड़े द्वारा लेते हैं, नाक द्वारा सांस लेते हैं। यह क्रिया संपन्न कैसे होती है, यह प्रक्रिया फेफड़े द्वारा संपन्न होती है। फेफड़ों में सांस द्वारा पहुंची हुई वायु हीमोग्लोबिन लाल रक्त, हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रक्त कण होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा उसकी सहायता से ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक जाता है। अभी इस बात को समझिए, हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। नाक जो है, आप नाक से सांस लेते हैं, नाक को बंद कर दीजिए,
मुँह से भी ले लीजिएगा। ये एक साधन है ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का। ये क्या करता है, जितना वायु लेता है उसको फेफड़ा में स्टॉक करता है। फेफड़ा में स्टॉक करने के बाद फेफड़ा में क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टॉक करता है। उसके बाद क्या करता है, उस वायु को, ऑक्सीजन को फेफड़ा, देखिए हम सांस लेते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध सारा वायु लेते हैं, वो जाता है स्टॉक होता है फेफड़ा में। अब फेफड़ा जो शुद्ध वायु होता है उसको क्या करता है, रक्त में मिला देता है, रक्त में मिला देता है। लाल रक्त कण में, ये यहाँ लिखा हुआ है वायु हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण को हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे मिला देता है। अब क्या करता है, उसके सहायता से उस हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रक्त में होता है, उसके साथ मिल कर के वो ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। देखिए जैसे में हम बताते हैं, सांस लिया फेफड़ा में स्टॉक हो गया, शुद्ध जितना वायु लिया फेफड़ा में स्टॉक हो गया, वह क्या करता है, शुद्ध वायु को दे देता है, किसको, लाल रक्त कण में मिला देता है, खून में मिला देता है। अब वो खून में एक लाल रक्त कण होता है, खून में कण होता है, छोटे छोटे लाल रक्त कण जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके साथ मिल कर के वह ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। आप कहिए कि सर वो तो शरीर के खून गया सब अंग तक, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, खून गया तो भाई खून गया तो सभी उत्तक तक जाता है। जब उत्तक को वो ऑक्सीजन मिल गया तो उत्तक किससे मिल कर के बना होता है, उत्तक क्या होता है, कोशिका से मिल कर के बना होता है। और कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर के छोटे छोटे कण मिलकर न होता है कोशिका। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की सहायता से ही क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, प्रश्न क्या है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यह किसके द्वारा संपन्न होता है, फेफड़ा के द्वारा संपन्न होता है। जो भी सांस लेते हैं फेफड़ा में स्टॉक होता है, वह शुद्ध वायु को क्या करता है, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण को यानी हीमोग्लोबिन को दे देता है, और उस हीमोग्लोबिन की सहायता से वायु जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में वायु का परिवहन होता है। अब दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है। वहन तंत्र यानी कि मानव शरीर में एक जगह से दूसरी जगह वहन करने वाले घटक कौन कौन है। तो भाई खून ही तो है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वही लिखा है मानव में वहन तंत्र के घटक निम्न है, रुधिर यानी कि खून, और लसिका होता है, एक तरल पदार्थ होता है वो। तो रुधिर का क्या काम होता है, खून का क्या काम होता है, अब ये बताया है। खून का क्या काम होता है, फेफड़ा से शुद्ध वायु को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। और लसिका का क्या काम होता है, लसिका जो होता है ना, उसका काम होता है शरीर में कोमल अंग का रक्षा करना, कोमल अंग का रक्षा करना तथा कोशिका तक जरूरी पोषक तत्वों जैसे हार्मोन्स तथा एंजाइम को पहुंचाना। लसिका का क्या काम होता है, शरीर में उपस्थित कोमल अंगों की रक्षा करना तथा सभी कोशिका तक जरूरी पोषक तत्व को पहुंचाना। प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है, तो दो है, रुधिर यानी खून, लसिका। रुधिर का क्या काम होता है, शरीर में रुधिर का क्या काम होता है, फेफड़ा में उपस्थित वायु को एक जगह से दूसरे जगह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। लसिका का क्या काम होता है, कोमल अंगों की रक्षा करना। क्या काम होता है लसिका का, कोमल अंगों की रक्षा करना, और तथा क्या कहता है, कोशिका तक जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाना। कोशिका तक क्या होता है, हमारा शरीर तो कोशिका का ही बना हुआ है ना, तो सभी को तो एंजाइम की माने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो सभी कोशिका तक लसिका क्या करता है, जरूरी एंजाइम को पहुंचा देता है।
हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। कैमरा हिल जाता है भाई, क्या करें। क्या है? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जाइलम और फ्लोएम है। उच्च संगठित पादप में मतलब क्या? पादप, पादप का मतलब होता है पौधा, माने उच्च संगठित जो एकदम गठित जो होता है, एकदम मोटे मोटे शरीर, या पादप को कहिए ना, मोटा मोटी पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों उत्तक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। तो वही कह रहा है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन होगा भाई, लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है, जो जड़ तना पत्तों में उपस्थित होता है। पादप यानी पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? माने पौधा में जल एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है? तो किसके सहायता से जाता है? कौन सा खनिज लवण का वहन? जाइलम उत्तक के द्वारा। कौन सा उत्तक के द्वारा? जाइलम के द्वारा। और जाइलम उत्तक कहाँ होता है? जड़, तना, ये सब में पाया जाता है। जी। उसके बाद क्या है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है और वहाँ से पादप के अन्य भागों में पहुँचा देता है। माने पौधा में भोजन की क्रिया कैसे होता है? तो पौधा में भोजन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। भोजन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है पौधा और अन्य भागों तक पहुंचा देता है, और पत्ती के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। हो गया? पादप में इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। जीव विज्ञान के पहला पाठ से, जैव प्रक्रम से, ये आपको 2 अंक स्तरीय का है या 5? 2 अंक स्तरीय, ज़्यादातर 2 नंबर में ये सारा प्रश्न 13 को प्रश्न बताया है ना, ये सारा प्रश्न में से आपको टकराया। इससे अधिक, इसके अलावा एक पाठ से कोई दूसरा प्रश्न आ ही नहीं सकता है, बस यही आएगा। अब आगे देखेंगे कल के क्लास में। कल आपको मैथ में जितना ऑब्जेक्टिव, आपको वो वीडियो हम अगला क्लास में हम आपको डालेंगे। मैथ का जितना ऑब्जेक्टिव, आपको जितना पार्ट है ना मैथ में, वो सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तकरीबन 200 या 300 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देंगे। उतना आप तैयार अगर कर लेते हैं तो फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 आने से कोई रोक नहीं सकता। देखते हैं।